ग़िज़ायत से भरपूर कुदरत की नेमत दूध हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद है। किसी बीमारी के सबब बाकी ग़िज़ाई इक़साम से इज्तनाब के दौरान भी दूध ही आपकी सेहत का ख्याल रखता है और कुदरत ने हमें इस खालिस तरीन इक़साम से नवाजा है। मगर हमने अपना रिवायती किरदार अदा करते हुए दूध को इस कदर मिलावट ज़दा बना दिया है कि ये जितना सेहत के लिए मुफीद है उतना ही मुज़र सेहत बन चुका है। दूध में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बाकसरत पाए जाते हैं, मगर मिलावट की शिद्दत इस कदर होती है कि सिर्फ रंग का ही ख्याल रखा जाता है, बाकी तमाम अज्जा तो ज़ायल हो जाते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 80% दूध मिलावट शुदा है। बच्चों की खुराक का ज्यादातर इन्हिसार दूध पर होता है और उसे यूं जहर आलूद करके ये नासूर माशरे के मुस्तकबिल के साथ खेल रही हैं। कुदरती दूध में मिलावट तो अपनी जगह इन बीमार जहनों ने मसनूई दूध ही तैयार कर डाला है, जो किसी लिहाज से भी दूध नहीं और सेहत की बेहतरी की बजाय बीमारियों के खदशात बढ़ गए हैं। इस जुर्म के मुर्तकब अफराद तो इसके जिम्मेदार हैं ही, मगर इंतजामिया की बदनीयती वाज़ेह नजर आती है और जिंदगियों से खेलने के इस घिनौने जुर्म में वो बराबर के शरीक है। खुदा की रहमत में मिलावट करते ये लोग अजाब की तरह मुआशरे पर काबिज होते जा रहे हैं और इसके खिलाफ माशरे की चीखों पुकार भी उतनी खामोश है कि वो खुद भी इनको सुनाई नहीं देती। सवाल ये है कि इस नेमत को यूं जहर आलूद करने वालों को कौन सजा देगा, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन होगी। अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेहत सबसे बड़ी नेमत है और इसकी कदर वही लोग जानते हैं जो अस्पताल में मौजूद हैं और ऐसी कोई बीमारी उनको है जिससे वो कवर अप नहीं कर सकते और दोबारा ज़िंदगी की तरफ फुल्ली नहीं लौट सकते। और ऐसे ही लोग या अस्पताल का एक दौरा हमें अच्छे से ये बावर करा सकता है कि हम किस कदर खुशनसीब हैं कि हम सेहतमंद हैं या अपेरेंटली सेहतमंद हैं। हम आज बात करेंगे एक ऐसे फेल की जो हमारे माशरे में बकसरत पाया जाता है और इस पे कोई शायद सज़ा है ही नहीं, या अगर है तो किसी की हिम्मत नहीं है सज़ा जिनको मिलनी चाहिए उनको सज़ा देने की, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज मिलावट के। मिलावट को लेकर एक वाज़ेह फरमान भी रसूलुल्लाह का मौजूद है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ये हम लातादाद बार कहते भी हैं, सुनते भी हैं, बट इन दी एंड कहीं ना कहीं हर चीज़ जो हम खा रहे हैं उसमें मिलावट पाई जाती है। क्या दूध हो, क्या पानी, क्या मसाला जात और क्या शहद, क्या घी, हर चीज़ में मिलावट है। किस तरह से ये मिलावट की जाती है और इसका सद्देबाब क्या हो सकता है, इस पूरे मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आप सब लोगों की हर दिल अजीज शख्सियत मोहसिन भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मौजू तो कोई शख्सियत है ही नहीं ना इस मौजू पे बात करने के लिए और हमें नफरत कराने के लिए मजीद। और अंजुम सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के, और ये बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है कि सर आप आए और आपने ये सोचा कि यू हैव टू फेस इट कि जो भी दूध को लेके कंट्रोवर्सी पाई जाती है उसको बैठ के हम क्लियर करें कि क्या सही है क्या सही नहीं है। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा जी, बातचीत का आगाज करेंगे लेकिन हम चलते हैं ज़रा किचन की जानिब, जहाँ देखते हैं कि एनी क्या बना रही हैं। एनी बताइए आज ऑप्शंस वालों ने क्या बनाना है? आज हम बना रहे हैं चिकन विद आलू। चिकन विद आलू कैसे बन रहा है? इसमें है चिकन, जो मैं फ्राइज बनाऊंगी ना, ये पूरा जो फ्राइज है इसको फ्राई करूंगी, फिर इसके ऊपर जो गार्निश होगी वो सारी इसकी करूंगी। अच्छा, हाँ जी, फिर ये चिकन विद आलू बन जाएगा। चलें जी, ये कोई नई चीज बन रही है और इसका नाम जो है बड़ा देसी किस्म का है। आई एम श्योर कि इसका नाम चिकन विद पोटैटोज होगा, लेकिन ये चिकन विद आलू हो चुका है न्यू पाकिस्तान के किचन तक आते आते। इसमें है चिकन है जिसमें ब्रेस्ट और थाई दोनों मिक्स हुआ हुआ है। उसके साथ में इसमें बटर यूज करूंगी, ऑयल है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, काली मिर्च है और जितना भी मसाले हैं गरम मसाले में ये बादियान के फूल, इलायची और दालचीनी, ये सारा जो होगा वो मिक्स होगा और उसके बाद क्रीम ऐड होगी। और वहाँ क्या बन रहा है? और जो ड्रिंक बना रहे हैं वो है मोका शेक। इसके अंदर जो है ओरियो बिस्किट्स जाएंगे, शुगर सिरप है, कॉफी है और चॉकलेट पाउडर और मिल्क ऐड होगा। बस शुगर सिरप पे आपने हाथ हल्का? हाँ जी, वो मुझे पता है, हल्का ही है। थैंक यू डार्लिंग, वेलकम। अच्छा जी, बातचीत शुरू करते हैं मोहसिन भट्टी साहब से। भट्टी साहब, दूध, पानी, मतलब कोई चीज़ जो पाकिस्तान में प्योर हो उस चीज़ के बारे में सबसे पहले बताइए जो बिल्कुल ठीक है। अगर हम प्योर की बात करें तो हमारी इंसानों की बदकिस्मती ये है कि अगर प्योर चीज़ की बात करें तो सबसे खालिस चीज़ वो चारा है जो जानवरों को मिलता है जी। चारा खालिस है? चारा खालिस है जो जानवरों को मिलता है, बाकी हमारे तक
बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहुंचती हैं जिसमें किसी न किसी हद तक ये चीज़ें शामिल होती हैं। और मैं ये बात नहीं कर रहा कि खुदा ना खास्ता हर चीज़ और हर बंदा ही मिलावट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। Definitely. जी, अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं और उनकी वजह से ही आज हम अभी तक बचे हुए हैं। अदरवाइज जो हालात हैं, अगर इसको काबू ना पाया गया, अगर इनको ठीक ना किया गया, जिसके लिए आप भी कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कि अगर इसको काबू ना पाया गया, इस निज़ाम को टाइम पे रेक्टिफाई ना किया गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, किसी इंडियन आर्मी की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही काफ़ी हैं इस कौम को ख़त्म करने के लिए कि हमारा निशान तक नहीं होगा। जो हालात जिस तेज़ी से उस तरफ जाते जा रहे हैं, हॉस्पिटल थोड़े पड़ते जा रहे हैं, उनमें बेड्स खत्म होते जा रहे हैं, हाँ उनकी सहूलतें खत्म होती जा रही हैं। बात है सर कि एक सड़क पे मैंने 8 हॉस्पिटल्स भी देखे हैं यहाँ लाहौर शहर में, और सब के सब भरे हुए, मतलब बिजनेस हो रहा है तो आ रहे हैं ना। और हमारी इसी ग़िज़ा की वजह से ही आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी में जो कद का म्यार था उसको 2 इंच कम कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे वाघा बॉर्डर पे जो फौजी थे, यहाँ पे बहुत लंबे चौड़े अभी भी बड़े अच्छे हमारे वो वाले हैं, वैसे। उनके लिए हमें ऑप्शंस कम होती जा रही हैं कि वहाँ पे उस तेज़ी से उस कद और बुत के जिसामत के लोग नहीं मिल रहे हैं। हमारी ग़िज़ा की वजह से हमारी यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। लोगों के सर बड़े हैं, अंदर से दिमाग छोटे हो रहे हैं। आप ओलंपिक में देख लें कि ओलंपिक में हमारा इस दफ़ा दस्ता कितना गया है, हम स्पोर्ट्स में कितना पीछे रह गए हैं। हम क्या वजह है? यही वजह है जो हम ग़िज़ा जिस तरह की खा रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। और आपने दूध की बात की है, तो दूध वो बुनियादी ग़िज़ा है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो सबसे पहली खुराक दूध होती है, और जब दुनिया से जाने का टाइम होता है, जब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है रह जाती, तो भी दूध पे ही गुजारा कर रहा होता है। तो ये इस हद तक वाइटल फूड है हमारे लिए, हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री। जी, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों ने इसको इस तरह खेल बना लिया है, इसके वो अपनी मौत भूल गए हैं और वो चीज़ें मिलाना शुरू कर दी हैं। कहाँ पे यूरिया, कहाँ पे फार्मोलिन और सिंथेटिक दूध। अब एक नई टर्म आ गई है। आप जी एब्सोल्युटली इसी पे बात करेंगे सर, ये हमें स्पेसिफिकली हर चीज़ के बारे में अलग अलग बात करनी है। अंजुम साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी अपनी नॉलेज के लिए कि दूध कितनी इकसाम का मार्केट में अवेलेबल है, सो दैट वी नो एग्जैक्टली कि पैस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है या दीगर इकसाम क्या है। दूध जी बेसिकली जो दूध है वो तो 2 किस्म का ही है। दूध इज मिल्क। उसको चाहे आप खुला बेच लें, चाहे पैस्चराइज करके बेच लें, चाहे उसको ज़्यादा महफूज करना हो तो UHT करके बेच लें। अच्छा, तो इसके अलावा चौथी किस्म दूध की कोई नहीं होती। देयर ऑल द सेम थिंग्स, सिर्फ डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। एक टोटली अनप्रोसेस्ड है, एक सेमी प्रोसेस्ड है जिसमें पैस्चराइजेशन होती है, और एक ज़रा ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है जिसमें वो UHT प्रोसेसिंग होती है। तो ठीक है। तो सर एक बात बताइए, ये क्या बात ठीक है कि जो PCSIR ने भी सैंपल्स कलेक्ट किए, टेस्ट किया गया, तो उसमें से पैस्चराइज्ड सैंपल्स में से सिर्फ एक ब्रांड ठीक निकला और बाकी जो 6 ब्रांड थे UHT कैटेगरी में, उनमें से सिर्फ एक खराब था, बाकी यूजेबल थे। क्या ये बात ठीक है? क्या हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स ठीक हैं? जो PCSIR की सो फार रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो यही रिजल्ट निकले हैं जी। कुछ लोग उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। दिस इज an interim report, this is not something which is फाइनल। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल की है, और उसके बाद ऑब्वियसली जो ब्रांड्स या जो कंपनीज जिनके ऊपर कुछ शक व शुबा किया गया वो उसका अप्रोप्रिएट रिस्पांस देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे वापस कमेंट्स मांगे हैं। ये कोई हतमी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये एक इनिशियल रिपोर्ट फाइल की गई है। तो ये भी एक तासुर पाया जाता है, वुड लाइक यू टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो दूध वाली कंपनीज हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी माफियाज हैं कि ये इतने पैसे खिलाती हैं मुंह बंद रखने के, अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स बनवाने के। इज दैट ट्रू? मेरा नहीं ख्याल जी इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत होगी कि वाई वुड कंपनी के जो एक अपने ब्रांड का अल्टीमेट जज तो कंज्यूमर होता है।
इट इज़ नॉट द टेस्टिंग कंपनीज, इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट। अगर हमारे किसी के कंपनी के भी ब्रांड में किसी किस्म की खराबी होगी तो उसको कंज्यूमर अगले दिन रिजेक्ट कर देगा। तो ये हमें इस पैसे खिलाने का बिल्कुल मेरे ख्याल है ये महज इल्जाम से ज्यादा नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है। अच्छा मैं इसमें कुछ, क्योंकि आज दूध उस तरह से खराब नहीं होता, पहले खराब भी हो जाया करता था दूध, उसका खोया बन रहा होता था घर में, फट जाता था, बालाई होती थी, ये क्या चक्कर है? व्हाट आर वी मिसिंग इन लाइफ? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अंजुम साहब भी बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा आपके उस सवाल के जवाब में, कि एक बड़ी कंपनी है दूध के हवाले से, उसका एक बड़ा नाम है, और एक पाकिस्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है और जिसका फूड साइंसेस डिपार्टमेंट जो है वो सारे का सारा उस कंपनी का स्पॉन्सर्ड है। चलो भाई, ठीक, इनकी कंपनी नहीं है, हाँ जी, ठीक, लेकिन एक बड़ी कंपनी वो उसका स्पॉन्सर्ड है। मैं समझ गई एक्चुअली वो कौन। अब मुझे ये बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर उनके भतीजे भांजे भी उनमें काम करते हो और इवन उनकी आने जाने की कई ऐसे सेमिनार्स के लिए स्पॉन्सर भी देते हैं और उनकी टिकटें तक भी देते हो, तो आप मुझे आप एक्सपेक्ट करेंगी रिपोर्ट तो नहीं कि वो अनबायस्ड नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक। उसके बाद आगे आ जाए कि एक कंपनी अपना इन्फेंट फार्मूला मिल्क बनाती है, ठीक, बच्चों के लिए जो दूध है वो बनाती है, और वो इस हद तक असरअंदाज होती है रूल्स बनाने में, जो कवानीन है जो इनको चेक करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि जो उनकी अपनी उसकी रेसिपी है ना, वो रेसिपी एज इट इज उठा के प्योर फूड रूल्स का हिस्सा बन जाती है कि जी ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और उसमें कॉमे या फुल स्टॉप तक का भी फर्क नहीं, और कहा जाता है कि जी इसके मुताबिक आप चेक करेंगे। इस हद तक अगर उनकी हो तो आप मुझे ये बताएं कि हालांकि गवर्नमेंट को तो खुद रूल्स बनाने चाहिए, स्टैंडर्ड तो उसको खुद सेट करने चाहिए, उस कंपनी के मुताबिक हुकूमत को नहीं चलना चाहिए, कंपनी को हुकूमत के मुताबिक चलना चाहिए, उन कवानीन के मुताबिक चलना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल आपने एक्सप्लेन किया। मैं चाहूंगी अंजुम साहब भी इस बात का जवाब दें। मिसेस सईद हमें कॉल किया फैसलाबाद से। मिसेस सईद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस सईद। जी, मैंने ना आपसे बात करना चाहूंगी कि मैंने अभी ना थोड़े दिन पहले, हेलो जी 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 मिसेस सईद जी, हमारे ना घर में के जो दूध देने वाले आते हैं, पहले हम तो बाजार से मंगवाते थे, तो मुझे डाउट है कि वो ना पाउडर जो होता है वो मिक्स करते हैं दूध में। तो अब के मैंने कि वो कोई दे के जाते हैं तो वो दूध तो उससे खालिश है, लेकिन कि अब मुझे ये जानना है कि जो घरों में दूध दे के जाते हैं क्या उसमें भी कोई किसी किस्म की मिलावट की जाती है दूध को गाढ़ा करने के लिए? हाय, सवाल दुखती रह गए मिसेस सईद ये सब की। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। मैं सवाल का जवाब लूंगी कि हम खालिश दूध को कैसे जांच सकते हैं, ये अंजुम साहब हमें सबसे बेहतर बताएंगे। यासिर साहब ने हमें कॉल की है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताइए। हेलो जी सर बताइए, आपका कोई सवाल? मुझे ये मिलावट के बारे में, आपने टीवी का वॉल्यूम शायद बढ़ा रखा है, इस वजह से आपकी बात हम नहीं सुन पाएंगे। मिलावट के बारे में आपने सवाल करना है। अभी हम जरा टॉपिक स्टैब्लिश कर रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम डेफिनेटली प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जानेंगे भट्टी साहब से कि किस चीज़ क्या क्या मिलावट की जाती है, बिकॉज ही नोज इट एट द बेस्ट। मैं ज़रूर जानूंगी। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। अंजुम साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, खालिस दूध की पहचान क्या है, क्यों हो सकती है कोई? खालिस दूध की सबसे पहली पहचान तो आपकी ज़बान है जी, और नाक है आपका। छोड़े हमारे, तो मुझे तो लगता है कि ज़बान ही खराब है, नाक ही खराब हो गई। यानी फर्स्ट टेस्ट जो होता है उसको ऑर्गोनैप्टिक टेस्ट कहते हैं, कि आप उसको चख के देखें, सूंघ के देखें, अगर ठीक लगता है तो उसमें इम्कान है। तो दूसरी खालिस दूध की जो हम लोग एज प्रोसेसर्स पहचान करते हैं, हम तो तकरीबन 35 के करीब उसके ऊपर टेस्ट करते हैं कि खालिस ये रॉ मिल्क लेने के बाद 35 के करीब टेस्ट किए जाते हैं, 30, 32, 34 टेस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मिल्क इज कमिंग, कि इसमें किसी किस्म की मिलावट तो नहीं की गई बिफोर इट इज़ प्रोसेस्ड और डब्बे में पैक किया जाए। अच्छा, नहीं हम नहीं कर सकते घर पे रहते हुए? आपके लिए तो सबसे सेफ चीज़ ये है कि डब्बे में पैक किया हुआ दूध लें, तो वो आपको खालिस मिलेगा। आई मीन गारंटीड तो उसी चीज़ की है, क्योंकि ये सारे वाले सेफ नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकता जी, सेफ भी होंगे ज़रूर, उसमें कुछ बेहतर भी होंगे, कुछ बेहतर होंगे, कुछ खराब होंगे,
एक तो इसकी कीमत को देखना चाहिए जी, अच्छा, कि ये फार्म गेट पे आजकल दूध की कीमत 52 से 55 रुपए के करीब है। अगर आपको आपके घर पे आके कोई खुला दूध 60-65 रुपए में डिलीवर कर रहा है तो वो उसके लिए इकोनॉमिकली मुमकिन नहीं है। तो लाजमन सर, एक ये जो डब्बे वाला दूध है, जस्ट आस्किंग, ये बड़ा घरेलू किस्म का सवाल है। ये जो हम घर में चाय बनाते हैं दूध पत्ती, जैसे हम कराची वाले हैं तो हम कराची स्टाइल की जरा स्ट्रॉन्ग चाय बनाते हैं दूध पत्ती, उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो पहले ज़माने की चाय में आता था, खुला दूध जो उसकी चाय बनती थी, या जो वो मेरा ख्याल है आप मिलावट के पहले यूज्ड टू हो गए थे, अब वो खालिश मिल रहा है तो इसलिए शायद। और फिर सो कॉल ये टी वाइटनर्स आए जिन्होंने जिंदगी बड़ी बर्बाद की। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आपको बताएंगे कि किस किस चीज में किस किस चीज की मिलावट है, और उसके बाद हम बात करेंगे उसके सद्देबाब की। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम बैक, नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे कैटेगोरिकली कि किस चीज में किस चीज की मिलावट की जाती है, सो दैट वी एग्जैक्टली नो कि हम एग्जैक्टली क्या खा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या कोई हो सकता है, वो भी हमें सोल्यूशन डेफिनेटली इस प्रोग्राम में कोशिश करनी है डिराइव करने की। हमें ज्वाइन किया है सरदार रविंद्र सिंह ने। बहुत शुक्रिया सरदार जी फॉर जॉइनिंग अस। और आप क्योंकि तिब के माहिर हैं, आप हमें बताएंगे कि हमें अपना मैदा मजबूत कैसे करना है, कुव्वत मदाफत कैसे बढ़ानी है, बिकॉज जो हर वक्त लोग बीमार रहते हैं, बेसिकली विल वांट टू टॉक अबाउट देम कि वो कैसे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, खुद भी पिएंगी तो आप नहीं, मैं सर में सिर्फ गले की वजह से अवॉइड कर रही हूँ, दैट्स इट। चलें, नहीं मैं ऐसा कुछ आपको वो वाला दूध में नहीं पिला रही। चलें जी। अच्छा मोहसिन साहब, हम अगर स्पेसिफिक चीज़ों की बात करें, आप बेहतर जानते हैं, दूध में क्या क्या चीज़ें मिलाई जा रही हैं जो नाकिस दूध अवेलेबल है हमारे? हमने लाहौर के करीब को 3-4 फैक्ट्रियाँ हमने चेक की जो लाहौर के सराउंडिंग में। जी। अब एक फैक्ट्री ऐसी थी कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी दूध नहीं खरीदा था। हाय अल्लाह, सिंथेटिक दूध। जी, और वो मिल्क पाउडर बना रहे थे, कभी दूध नहीं खरीदा था, हाय अल्लाह। और वेजिटेबल फैट और एक्सपायर्ड स्किम्ड मिल्क वहाँ से निकल रहा था। और ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें, उसकी बाकायदा फुटेज मौजूद है, और पंजाब फूड अथॉरिटी के रिकॉर्ड में भी है, और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई। ठीक, इसी तरह ही एक और फैक्ट्री थी, वो क्या कर रहे थे कि वो स्किम्ड मिल्क से वो मिल्क रिप्लेसर से दूध बना रहे थे। मिल्क रिप्लेसर एक ना नई एक चीज़ है। जैसे अभी हमने इन्फेंट फार्मूले की बात की कि इन्फेंट फार्मूला बच्चों के लिए दूध है कि जो माँ का दूध नहीं बच्चे पीते, उनके लिए वो डब्बे का दूध आ जाता है। लेकिन जानवर का बच्चा, उसको माँ का दूध अगर ना पीने दिया जाए और वो दूध निकाल के इंसानों को बेचा जाए, और उसको जो दूध देना है उसको मिल्क रिप्लेसर कहते हैं। हाय जी। अब वो जो मिल्क रिप्लेसर है वो नेचुरली उस क्वालिटी का नहीं होता कि जो इंसानों के लिए दूध है। उस मिल्क रिप्लेसर से भी वो लोग दूध बना रहे थे और वो यहाँ पे दे रहे थे। वो लोग ये जो मिल्क रिप्लेसर से बना रहे थे, ये फैक्ट्री नहीं, ये थी फैक्ट्री, लेकिन लूज में दे रहे थे। ठीक है, जी, नामवर ब्रांड नहीं था। नामवर ब्रांड नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा उनका यूनिट था। और बदकिस्मती की बात यह है कि जितने ये हमारे ये कोन बनाने वाले हैं और ये आइसक्रीम बनाने वाले हैं, इनको भी वो चीज़ सप्लाई होती थी। जी, शुक्र मैंने छोड़ दिए हैं जी। तो ये जो चीज़ थी, फिर उसके बाद ऐसी फैक्ट्रियां थी। ये बताइए, मेरे पास जो लिस्ट है, ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोज हाइड्रोजन, यूरिया खाद, कास्टिक सोडा, शैम्पू, जी, डिटर्जेंट, कुकिंग ऑयल, पानी, क्या ये सब ये दूध में मिलता है? ये दूध में इसमें डालते थे। फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन वो वाला केमिकल है जो लाशों को हनूत करने के काम आता है। आप देखें कि जितनी हमारी गाड़ियां जो मिल्क कलेक्शन वैन्स हैं, इनमें ज्यादातर आपको रेफ्रिजरेटेड नजर नहीं आती हैं। ठीक, उसमें और मिल्क कलेक्शन सेंटर पे वहां पे कूलिंग टैंक्स मौजूद नहीं है। दूध की लाइफ होती है 1.5 से 2 घंटे। उसमें अगर उसे ठंडा कर लिया जाए, महफूज जगह पे ठंडा करके महफूज कर लिया जाए तो बचता है। अदरवाइज वो दूध में मौजूद बैक्टीरिया एक्टिव होता है और उसे फटने से बचाने के लिए उसमें ये लोग मिल्क कलेक्शन सेंटर्स वाले उसमें फार्मोलिन के ड्रॉप्स डाल देते हैं। और अगर हम इससे भी थोड़ा सा पीछे चल जाएं तो हमारा फार्मर बहुत बड़ी गलती करता है। आप अपने प्रोग्राम के जरिए ये उनको भी रिक्वेस्ट करें कि वो जो
इंजेक्शन लगाते हैं भैंसों को, जो टीका लगाते हैं, वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन हैं और बूस्टर के। उससे क्या होता है कि भैंस जल्दी दूध उतार देती है और वो अपने बच्चे को उसको नहीं उसको पिलाने देते और वो दूध जो है ज़्यादा हासिल करते हैं और उसे बेचा जाता है। और जब वो हम यूज करते हैं तो हमारी सेहत पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है इसका। अब उसका ये होता है कि वो जो उससे एक सबसे पहली चीज़ तो उस भैंस या गाय पे बुरा असर ये पड़ता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, उसके थनों में इन्फेक्शन हो जाती है और दूध में पस आना शुरू हो जाती है। कई बार हम लूज मिल्क लेते हैं तो उसमें हमें हमक आती है और हम गवाले से कहते हैं कि ये दूध वैसा नहीं है, इसको क्या हो गया? वो कहता है जी पट्ठियां का फर्क है, हमने चारा चेंज किया था। तो और उसकी वजह से भैंस जल्दी मर भी जाती है और उस मुर्दा भैंस को फिर दोबारा बेचा जाता है और वो भी हम खाते हैं। तो ये ऐसा साइकिल है। बस कर दे बहुत हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे यकीनन और चीजों के बारे में भी पूछूंगी। मुकीद ने हमें कॉल की है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, मैंने ये कहना था, ये अंजुम साहब जहाँ बैठे हैं अभी ये कह रहे थे कि दूध जो है उसका बेहतरीन जज कंज्यूमर होता है जी। कंज्यूमर बेचारा किस तरह हो सकता है? अभी मार्केट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं उसमें है क्या। तो बेसिकली बेहतरीन जज तो लैब रिपोर्ट्स होती हैं जी। हाँ, टेस्टिंग सिस्टम हमारा कैसा है ये मैं पूछती हूँ अंजुम साहब से, डेफिनेटली पूछती हूँ जी। बहुत शुक्रिया मुकीद साहब, ये बड़ा वैलिड सवाल है आपका। सईद साहब ने हमें कॉल की है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आपकी टीवी का वॉल्यूम अगर बंद करेंगे तो मैं बात कर पाऊंगी, वक्त बहुत कम। नहीं, ऑलरेडी मेरे जो टीवी का वॉल्यूम है वो ऑलरेडी ऑफ है, जी जी लो है। जैसे मैं ये सवाल पूछना था कि ये बताएं कि जो कहते हैं जो हमारे जो कहते हैं मिल्क पैक और वगैरह का दूध पावर एनर्जी फुल होता है, कहते हैं जो हमारे पास जो हमारी काउ से जो निकला हुआ दूध है हम शॉप से सेल आउट करते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है। अच्छा, ये वैसे हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि इसके बारे में बात कर पाए। पहले ही आपने शायद शो मिस किया, मैं कोशिश करती हूँ इसका जवाब लूँ। अंजुम साहब, आपसे एक स्पेसिफिक सवाल है कि एक तो हमारे टेस्टिंग सिस्टम कैसा है, क्या वो अपग्रेडेड है जैसे कि होना चाहिए, और दूसरी बात पाकिस्तान के फूड लॉज हैं या नहीं हैं? पाकिस्तान में जी बड़े स्ट्रिक्ट फूड लॉज हैं और ये फूड लॉज काफ़ी हद तक इंटरनेशनल और यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन फूड लॉज के से काफ़ी मुताकबत रखते हैं। तो सर, ये कब रिवाइज हुए थे फूड लॉज हमारे? पीएफए के फूड लॉ पाकिस्तान तो बने, प्योर फूड लॉज तो बने 2011 में जी। और जो बाकी बीपीसीएसआईआर या पीएसक्यूसीए भी जिन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, दे आर टोटली इन कंप्लायंस विद द कोडेक्स स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। तो दूध अगर हमें शक है किसी खास ब्रांड पे, किसी चीज पे, क्या बीइंग कंज्यूमर मैं इनफरादी तौर पे जाके टेस्ट करा सकती हूं? आप जरूर करा सकते हैं। कहाँ करा सकते हैं? आप पीसीएसआईआर में करा लीजिए, आप पीएसक्यूसीए में करा लीजिए। और मैं दूध का ब्रांड ना बताऊं उनको, वो अलाउ करेंगे? बिल्कुल अलाउ करेंगे, हर इंसान को, हर शहरी को। आपको एक फीस देनी है, आप जाके टेस्ट करा लें जी, इसमें तो कोई इतना इशू नहीं। अच्छा, और हमारे जो मेंबर हैं इनके तो आप जाके यूरोप से टेस्ट करा लें, आप अमेरिका से टेस्ट करा लें, और ये हो चुके। ये लाहौर हाई कोर्ट की अथॉरिटी के तहत ये टेस्ट जर्मन लैब, जो यूरोफिन एक लैब है, जो दुनिया की मशहूर तरीन लैब है इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसके ऊपर जाके ये तमाम ब्रांड्स के टेस्ट हो चुके। यानी कि सर आपने बड़ा अच्छा रास्ता बताया कि आपके घर में जो दूध आप यूज कर रहे हैं, जो आपको बेहतर लगता है, वो आप पीसीएसआईआर से जाके टेस्ट कराइए, एक मखसूस फीस देके। मेरे ख्याल में ये अच्छा एक तरीका हो सकता है। दूसरी एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर टेट्रा पैक्स हैं या खुला दूध है, इसमें हम कौन सा यूज करें अपने घर में बच्चों को पिलाने के लिए, चाय बनाने के लिए? पैस्चराइज बेहतर है, यूएचटी बेहतर है, या गवाले का बेहतर है? देखिए जी, बेसिकली जो भी आपको पैकेज मिल्क मिलता है और कोई ब्रांडेड पैकेज मिल्क मिलता है, उसमें कम से कम आपके पास ये सर्टेनिटी है कि इस कंपनी ने इसको पीछे से काफ़ी हद तक और जिस हद तक मुमकिन हो सकता है टेस्ट करके, क्लियर करके आगे प्रोसेस किया है। ठीक है। गवाले का दूध भी अच्छा हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, मगर क्योंकि वो किसी टेस्टिंग प्रोसीजर से नहीं गुजरा होता, इसलिए उसके बारे में किसी किस्म की गारंटी नहीं दी जा सकती। और जैसे भट्टी साहब बात कर रहे थे कि जी ये दूध क्योंकि चिल नहीं किया जाता इसलिए ख़राब हो जाता है, ये जो प्रोसेसर्स हैं जो पैकेज मिल्क बेचते हैं,
इनके कलेक्शन सिस्टम के तहत प्रॉपर किस्म के चिलर्स लगे होते हैं इनके हर कलेक्शन सेंटर पे, इनकी इंसुलेटेड वैन्स होती हैं। बड़े मखसूस ब्रांड्स हैं ना, जनरली गांव देहातों में बड़े मसले मसाइल हैं, जो इवन सबर्ब्स में आपके बड़े बड़े है। आई मीन इसमें तो कोई शक नहीं है कि है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ब्रांडेड मिल्स हैं इन पे आपकी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी काफ़ी हद तक उससे ज़्यादा हो सकती है जो खुले दूध पे हो सकती है। ठीक है, वेल आंसर्ड। मैं तो खैर समझती हूँ कि मोहल्ले वाले मिलकर एक भैंस ले लें, है ना, ये और हाँ तो पैसे पूल इन करके कोने पे कहीं बांध दें गली में। ठीक है सरदार जी, आप हमें बताएं कि हम पता नहीं क्या खा रहे हैं वैसे आज के दौर में, ऐसे में अपने मैदे को मजबूत फिटफाट कैसे रखा जा सकता है? एक्चुअली सबसे पहले किचन आपने स्टार्ट जो करना है मॉर्निंग से, स्टमक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बॉइल्ड वाटर सुबह पिए। उसके बाद जो है नाश्ता जो है फुल हाइजीनिक कर दें, ठीक है। उसमें आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल चुकंदर आए हुए हैं, गाजर है, उसको बॉइल्ड करके आप 100 ग्राम लाजमी ले, जिससे आपका पूरा निज़ाम भी बेहतर होगा, स्टमक भी बेहतर होगी और वेट भी नहीं। का जूस भी बनता है वो बड़े मज़े का। जी जी, उसके अलावा जो है आप जूस भी उसका बना सकते हैं। उसका जूस बना के उसमें लेमन भी डाल सकते हैं, चंद ड्रॉप्स जो है, चुकंदर और गाजर तीनों चीज़ों को मिला के आप जूस बना लें, उसको 1 गिलास लाजमी पिए। उसके बाद जो है आप नाश्ता करें 1-1.5 घंटे बाद। और तीसरी बड़ी बात जो है, आप 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लाजमी खाएं, और वो भी ज़्यादा स्पाइसी ना हो और मतलब नॉर्मल फूड हो, नेचुरल जो फूड होते हैं वो चीज़ें जो है लाजमी खाएं आप। और उसके अलावा जो है रात को हम जो अलसी है उसको बॉइल्ड करें और सुबह उसको अलसी को भी पी सकते हैं। उसके स्टमक के जो निज़ाम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको मजबूत करने के लिए अलसी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अलसी तो वैसे मैंने सुना हड्डियों के लिए भी बहुत हड्डियों के लिए उसमें ओमेगा 3 है और बहुत सारी चीज़ें वो उसको तो हर चीज़ के लिए फायदेमंद है, हर बीमारी का इलाज है। अलसी ज़्यादा खाने से नुकसान तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद जो है खाने के बाद आप कलवंजी और अजवाइन और सौंफ, अगर मीठा इस्तेमाल करना है तो उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल के हर खाने के बाद 1 टीस्पून लाजमी ले उसकी, ठीक है। अभी और तो आसान चीजें हैं जो आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है शाम को खाना जो है आप टाइम से खाएं। लेट नाइट जो हम खाना ही खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसको कम करने चाहिए और टाइम पे थोड़ा सा उसके बाद चहलकदमी भी करनी चाहिए, ताकि हमारे जो निज़ाम हज़म है वो दुरुस्त रहे। अगर हम एकदम उस पर प्रेशर डालेंगे, हम जाके सोएंगे, तो फिर हमारा निज़ाम हज़म, तेज़ाबियत, एसिडिटी ज़्यादा होगी उससे। तो ये चीज़ें जो है शाम को एक चीज़ और होनी चाहिए, जो हल्दी वाला पानी पीना चाहिए खाली पेट। जो मतलब शाम को, जो शाम पानी को, या दूध? दूध नहीं, शाम को पानी पिए, गर्म करके उसमें हल्दी डाल के ना बॉइल्ड करके उसको पिए, ताकि उस वक्त आपके जो सुबह तो फ्रेश होते ही हम, शाम को भी दोबारा हम रिफ्रेश हो जाते हैं। उसके लिए हमारा स्टमक, हमारा जो अंतड़िया है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, उसको ताकत मिलती है, उसको ताकत मिलती है, उसको जो खुश्की आती है वो नहीं आती है। ठीक है सिद्धार्थ जी, तो वैसे हड्डियों के लिए भी हमारे बहुत अच्छा होगा ना जी, बहुत हल्दी। ठीक है, मासूमा ने हमें कॉल की है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, कैसी हैं आप? बात हल्दी की हो रही है, तो आज सारी नियो की टीम जो है ना, रात को हल्दी और शहद का 1 चम्मच पी के सोए, फिर मुझे कल बताना क्या हुआ है। बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, और ऐसी खुराकें बता दें सरदार साहब जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी वापर मिकदार में मौजूद हो। और दूसरा ये कि एक हकीम साहब ने मुझे बताया था, तो मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए कि जो इंजेक्शन लगते हैं गाय भैंसों को दूध ज़्यादा दें, तो उन्होंने कहा था कि मुनक्का अगर डाल के दूध में बॉयल करें तो वो सारा असर उसका चूस लेता है इंजेक्शन का, और उसको फिर बाद में फेंक दें आप, दूध बॉयल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इज इट ट्रू? इतनी मेहनत की है जवालों ने आर्टिफिशियल दूध बनाने में, नुकसानदेह दूध बनाने में, आप उसको खत्म करने वाली हैं। एक बात, थैंक यू। मासूमा को बहुत ज्यादा इल्म है, मासूमा को बहुत ज्यादा इल्म है भाई। ये तो हम कल भी बात कर रहे थे खाने में बैठ के, हमारी पूरी टीम। अच्छा, उसके अलावा जो उन्होंने बात की कैल्शियम, विटामिन डी, इस अगर दूध खालिश दूध से बन जाए दही, उससे बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। बेशक बेशक कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा वैसे धूप भी लाजमी लिया करें विटामिन D3 के लिए। पाकिस्तानियों की आवाज भी जान लेते हैं कि क्या इस मौजू पे रही, और उसके बाद मैं जल्दी से रैपिड फायर भी करूंगी ब्रेक के बाद भट्टी साहब के साथ कि किस चीज में क्या चीज मिली हुई है और क्या हमें पहचान हो सकती है या नहीं।
आजकल मिलावट ज़्यादा दूध दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की सेहतें ख़राब हो रही है, बच्चों की बड़ों की भी सेहतें ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। मिलावट शुदा दूध जो हम पी रहे हैं इसका हमारी सेहत पर बहुत नुकसान है और हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हर दूध में मिलावट है, तो हमारे नवाज शरीफ साहब से यही गुजारिश है कि जो उनसे लोग ये मिलावट वाले दूध बेच रहे हैं ना, तो ये ना बेचें और इन पर सख्त पाबंदी की जाए कि ये साफ़ दूध बेचें। जो दूध में मिलावट हो रही है ये बहुत बुरी बात है। लोग आजकल इसको अपना कारोबार बना लेते हैं, लेकिन जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मिलावट हो रही है ये नहीं करनी चाहिए। मिलावट जो करता है वो हम में से नहीं। खालिस दूध मिलना एटलीस्ट लाहौर में तो सर मुश्किल नहीं लगा, इम्पॉसिबल है। जो दूध में मिलावट की जा रही है इसकी कमी से हमारे बच्चों में, हम में विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन रही है। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं जल्दी कैमरा ही भूल गई कौन सा था। अच्छा बच्ची साहब ज़रा मुझे बताएं कि चाय की पत्ती में भी मिलावट है? बहुत ज़्यादा। क्या मिलता है इसमें? इसमें चने का छिलका तो एक आम बात थी, लेकिन अब जो इसमें आ रहा है, हमारे जितने टी स्टॉल्स हैं यहाँ पे शाम के टाइम चाय की जो इस्तेमाल शुदा पत्ती है वो वापस खरीदी जाती है। आप देखें कि किसी भी टी स्टॉल पे अगर चाय बन रही है तो वो अपनी पत्ती जो है वो ज़ाया नहीं करता, उसमें साथ एक डब्बा बनाया हुआ है, उसमें वो डालता रहता है। शाम को एक बंदा आता है जो 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो तक उसकी पत्ती खरीद के लेके जाता है। वो जो इस्तेमाल शुदा पत्ती है उसको डाई किया जाता है और उस पर टी एसेंस छिड़काया जाता है। मुल्तान में तो एक जगह पे बकरे का खून भी उसमें डाला जा रहा था। और वो जो पत्ती है उसमें फक भी डाली जाती है, ये इस्तेमाल शुदा पत्ती भी, और कुछ असल पत्ती ये मिला के इस पे कर दी जाती है और इसकी पहचान भी बड़ी आसान है। आप बहुत खतरनाक आदमी है, मैं आपको बता रही हूँ। सुर्ख मिर्च में क्या ईंटें वाकई पीस नहीं, ईंटें बिल्कुल नहीं उसमें मिलाई जाती, ईंटों से किरक आ जाती है। अच्छा। ठीक है, वो किरक की वजह से कोई भी खाना नहीं खाएगा। अगर आप जरा सी भी रेत या इस तरह की चीज डाल दें तो कौन खाना खाएगा। उसमें फक मिलाई जाती है, जो आप चावलों का छिलका है जो आमतौर पे गधों की खुराक है, हमें भी वो गधे ही समझते हैं। तो वो जो फक है 50% उसमें असल मिर्ची होती हैं, 50% फक, और इनको उस चक्की में से गुजारा जाता है। थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं और उससे वो मिक्स हो जाती है और उसके ऊपर भी वो कलर आ जाता है। ठीक है। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल आपने भी देखा होगा बहुत बड़ा कि अभी पंजाब फूड अथॉरिटी ने कोई 71 कंपनियों के सैंपल्स टेस्ट करवाए और उसमें से 42 कंपनियों के सैंपल फेल हुए और उसमें बड़े बड़े नाम फेल हुए। अब वो क्यों फेल हो गए थे कि उसमें पाम ऑयल की मिकदार कईयों में बहुत ज़्यादा थी। पाम ऑयल जो है बेसिकली तो सोप ग्रेडेड एक चीज़ है और वो उसकी बहुत सारी किस्में हैं, कुछ एडिबल हैं और कुछ सोप ग्रेडेड है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सोप ग्रेडेड मंगवाते थे और वो उसमें डालते थे। और प्योर फूड रूल्स ये कहते हैं कि जो पाम ऑयल है उसकी मिकदार किसी भी ब्लेंडेड ऑयल में 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जिसमें 68% तक वो निकली। अब जब इतनी ज़्यादा निकली तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो है 37, तो ये जाके ऑयल मेल्ट हो रहे थे 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब ये है कि दिल के अमराज का बायस बन रहे थे। अच्छा, फिर उसमें कुछ ऐसी कंपनियां थी जो इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करती थी। यूरोप में जब एक बार फ्राइंग हो गई उस ऑयल को डिस्कार्ड करना हम लोग वो मंगवा के लेके आते हैं और उससे वो आगे रंग साफ करके बेच रहे थे। अब वहां पे हराम हलाल की कोई तमीज नहीं है, वो हराम चीजें भी उसमें फ्राई हुई, हमने सिर्फ रंग साफ किया और आगे बेच दिया। बस जज साहब, बस हल्दी में भी कलर मिलाया जाता है और इसमें भी वही फक है और इसको बहुत बारीक पीसा जाता है, बिल्कुल मुलायम कर दी जाती है और वो जो है ना वो इसमें मैदे की तरह की उसमें करके कलर मिला के इसमें हल्दी में मिलाई जाती है। अच्छा जी, मैंने ये भी देखा है कि टोमेटो केचप में भी कहा जा रहा है कि उबले हुए आलू, कद्दू, पता नहीं क्या क्या इसमें ये था कि हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब आज से 3-4 साल पहले चेक करवाई थी मुख्तलिफ ब्रांड, तो एक बड़ा ब्रांड उसमें गाजर की पल्प पाई गई थी, जबकि उसके ऊपर लिखा हुआ यह था कि प्योर टोमेटो पल्प इसमें। और टोमेटो केचप के लिए आमतौर पे परसेप्शन यही है कि टमाटर से बनेगी, टमाटर का गूदा होगा। उसमें गाजर की पल्प पाई गई थी, एक में आलू की पल्प पाई गई थी और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे थे जिसमें कोई पल्प नहीं थी, स्टार्च था सिर्फ, अरारोट
माया जो हम कपड़ों को लगाते हैं वो थी, कलर था और फ्लेवर था, और उसके अलावा जो लूज मिल्क है उसका तो कोई वाली वारस नहीं है। ये तो मैं ब्रांड की बात बता रहा हूँ। अच्छा, खोया भी प्योर नहीं मिलता है? खोए में भी सूजी और इस तरह की चीजें मिला के तो खोया तैयार हो जाता है। अच्छा, शहद के बारे में भी ये है कि शहद के लिए ग्लूकोज शहद के लिए कई लोग ऐसे करते हैं कि आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हमारी तो अपनी फार्मिंग है और हमने ये शहद की मक्खियां पाली हुई हैं, जबकि अगर आप उसको जरा गौर से जायजा लें तो पता चलेगा कि उसके अंदर उन्होंने गुड़ और शीरा ये चीजें रखी हुई हैं, वो मक्खियां उन्हीं पे बैठती हैं और लाके वो आके शहद तैयार कर देती हैं। नकली तो बनाना दूर की बात है जी। सही है। अब बात थोड़ी सी सॉल्यूशंस की कर लेते हैं। भट्टी साहब से भी सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन अंजुम साहब आप क्या सॉल्यूशंस रेकमेंड करते हैं? दुनिया में क्या होता है जो दूसरी बड़ी ममालिक हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं बड़े? देखिए जी, आप अगर यूरोप को देख लें सबसे पहले तो 95% से ज़्यादा वहाँ पे पैकेज मिल्क बेचा जाता है और UHT बेचा जाता है, यानी आप हाईली प्रोसेस्ड नहीं जी, इसको सिर्फ हीट ज़्यादा दी जाती है, 130+ डिग्रीज के ऊपर, ताकि इसके जरासीम जो है वो अंदर किसी किस्म का जो बैक्टीरिया है उसको मार दें, और उसके बाद इसको एसेप्टिकली पैक कर दिया जाता है। तो जब तक ये डब्बे में रहेगा ये सेफ रहेगा। जिस वक्त डब्बा खोलेंगे तो इसके ऊपर वो ख़राब होने वाले असरात जो हैं वो दोबारा से आ जाएंगे। दूसरा, ज़्यादातर ममालिक में बारिंग 5-6 ममालिक दुनिया के, देयर इज़ अ मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ। हुकूमत अलाउ नहीं करती कि खुला दूध बग़ैर पैस्चराइजेशन के बेचा जाए। अच्छा। क्योंकि अगर जब आप इसको पैस्चराइज कर लेते हैं तो इसकी हिफाजत के इक़दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं बेसिकली। तो पाकिस्तान में ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ लेके आएँ और खुले दूध को बग़ैर रॉ फॉर्म में बेचना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और उसके लिए ऑब्वियसली ये एक दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में नहीं हो सकता, 2-4 साल। आपको लगता है ये होगा? होना चाहिए जी, क्योंकि दुनिया में अक्सर जगह पे हो गया ये। इंडिया और 4-6 सोमालिया टाइप के ममालिक के अलावा दुनिया में किसी जगह बग़ैर पैस्चराइजेशन के दूध को बेचना अलाउड नहीं है। सर ठीक है, आप तो यहाँ काम करें, मैं मल्टीनेशनल्स के बड़े खिलाफ हूँ। बाहर के लिए और रूल्स हैं, पाकिस्तान में तो जो मट्टी पलीत हमारी की हुई है। बट सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं ये करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि यूरोप में ये चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पे कवानीन भी बड़े सख्त हैं और वहाँ पे उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ा सख्त है। जो चीज़ वहाँ पे मिलती है वो चीज़ हम यहाँ पे ले आएँ तो हमें यहाँ पे भी वो ठीक है। आप बहुत सारी दवाइयाँ देख लें कि एक ही सेम ब्रांड की दवाई आप यहाँ से लें, आपको आराम नहीं आएगा, उसकी वो एफिकेसी नहीं होएगी। वो आप दुबई से या यूरोप से आप मंगवा लें तो आपको फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ये वाली चीज़ कि वहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी ये सेफ़ है, ये उतनी ठीक बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात अंजुम साहब ने किया उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ कि अल्टीमेटली हमें पेस्चराइजेशन पे ही जाना है। कि अगर लाहौर है, लाहौर की अगर 30 लाख लीटर की रिक्वायरमेंट है तो जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे पेस्चराइजेशन प्लांट लगेंगे। और ये तुर्की और दिल्ली में ये चीज़ें बाकायदा हो रही हैं। वहाँ पे दूध आएगा, पेस्चराइजेशन होगी, स्टैंडर्डाइज होके छोटी थैलियाँ बनेंगी और वहाँ से रिटेलर आके लेके जाएंगे और वो यूनिफॉर्मिटी होगी, उसमें फिर मिलावट खत्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस पे हमने बात की, लेकिन डेफिनेटली एक अलग प्रोग्राम हमें करना होगा टू जज के क्या चीज़ हम असली खा रहे हैं और क्या चीज़ में मिलावट है। इसका हम डेफिनेटली भट्टी साहब को दोबारा भी दावत देंगे कि वो आएँ और हमें पहचान बताएं चीज़ों की। सरदार जी, आप मुझे बताएं, इम्यूनिटी की आप बात कर रहे थे, इसके साथ साथ आप कोई शायद टिप देना चाह रहे थे ओबीस लोगों के लिए या जिनका वेट बढ़ गया है उसके लिए भी? जी ज़रूर बताइए। अच्छा, वेट जिसका बढ़ रहा है, मोटापे के बेसिक 3 रीज़न्स होते हैं। पहला जो रीज़न्स है, ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, उसकी कुछ हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से मतलब वो उनका वेट बढ़ रहा होता है। उसके अलावा दूसरा जो है, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जंक फूड की वजह से हमने अपनी लाइफ को बहुत मतलब पुरसुकून कर दिया है। उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम जो है हमारे जो जब कैलोरीज जो है वो ज़ाया हो रहे होते हैं वो भी बरकरार रहे, और मतलब कैलोरीज को हम जलाना चाहिए, मतलब थोड़ा वॉक करनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, वॉक करके उसके अलावा जो है सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। उसके अलावा दूध का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके अलावा जो है रात का खाना बिल्कुल कम करना चाहिए हमें।
रात का खाना बिल्कुल कम करना चाहिए। सुन्नत नबवी भी है कि नाश्ता आपका बड़ा एनरिच्ड हो। सरदार जी आप लेट आए, आपकी सजा है, ठीक है ना? ठीक है। आपको सजा है, आपको थोड़ा सा कम खाना मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया लेकिन आप आए अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच अंजुम साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए, दैट वाज वेरी मच नीडेड एंड इम्पोर्टेंट। नियो पाकिस्तान में देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि जल्दी से रेसिपी का भी एक क्विक समरी दे दें। रेसिपी इसका जो स्टार्ट था, पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद चिकन ऐड कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बटर, फिर उसके बाद ये जो गरम मसाला था सारा ये ऐड किया है, और उसके बाद जो था ना इसके अंदर जो इमली का पेस्ट बनाया था उसके अंदर कुटी मिर्च थी और थोड़ा सा सॉल्ट करके इसको मैंने ना ब्लेंड कर लिया था। अच्छा। फिर वो डाल के और फिर इसमें फ्रेंच फ्राइज करके सिर्फ चिकन भी दालू तैयार। थैंक यू एनी, थैंक यू ऑप्शंस फॉर द ट्रीट। बहुत बहुत शुक्रिया नियो पाकिस्तान, आपने देखा। हम उम्मीद करते हैं कि एक और प्रोग्राम करेंगे आपकी मदद से। अगर आप कोई सवालात भी करना चाहते हैं स्पेसिफिकली हमें बताइए ताकि हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर पाएँ। अलबत्ता हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि इसको आगे कंटिन्यू लेके चलें और मुसलसल एक नज़र रखें कि हम क्या चीज़ सही खा रहे हैं और क्या गलत। थैंक यू वेरी मच। नियो न्यूज़ का बुलेटिन शुरू होने को है, बुलेटिन देखते रहिए। पाकिस्तान